जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास हमने हमारी एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन की सीरीज स्टार्ट करके जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इनको बिल्कुल भी हम स्किप नहीं करेंगे। हर चैप्टर के एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छे से इवन थ्योरी के साथ साथ समझा के कराए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक भी तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर पूरी थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा सिलेबस अच्छे से हमने करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप एक कमेंट कर दीजिए और उसी पर ही मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई। रीड करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। 2024 का प्रीवियस ईयर है, तुम्हारे सीनियर्स के आया था ये क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट। बताया था थ्योरी में कि ये क्वेश्चन आता है। एक मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन सा आंसर? आप बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे या फिर ऑप्शन नंबर वो कंफ्यूज हो जाएंगे ए और सी में। कंफ्यूज क्यों होना है? मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, उनको पता है मेटल का नाम तो है मरकरी, एम फॉर मेटल, एम फॉर मरकरी, और नॉन मेटल जो अगला बच गया ब्रोमीन। पूरी टेबल में सिर्फ दो ही लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दो ही एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल पहले पूछा है तो मेटल पहले टिक करेंगे, ऐसा ही होता है भाई। जो पहले पूछे और जो बाद में पूछे एंड के बाद वो आता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं होगा। कमेंट करेंगे आपका ठीक था कि गलत। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द कोल्ड वाटर। बताया था कैटरीना सबसे हॉट है और कैटरीना ठंडे पानी में रिएक्ट कर जाती है। तो कैटरीना, तो पोटाशियम सबसे ज्यादा टॉप पे बैठा है तो वो सबसे पहले कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। आंसर कहाँ है? पोटाशियम। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी में, मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। कैटरीना सबसे ऊपर के, पोटाशियम, फिर सोडियम, तो सोडियम बाद में है, पोटाशियम सबसे पहले। उसने मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, पोटाशियम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता मेटल एक्स इज यूज इन थर्माइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 24 में भी आया और लिखवा के ले लो 25 में भी आएगा। 23 में तो ये 5 मार्क्स में आया था भाई, लास्ट क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स में, और इसमें एमसीक्यू बन गया। थर्माइट प्रोसेस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो कहता है ऐसा मेटल का नाम बताओ जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है, वो एल्यूमिनियम होता है। और फिर कहता है अगर उस मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो जो ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक है। याद रख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन आना ही आना है। ऑलजन, ये दो ही मेटल है जो कि जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर दे। तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक का ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, और ये दोनों ही क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है कि ऐसा कौन सा मेटल है, तो बाकी कोई भी मेटल एम्फोटेरिक नहीं बनाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही ठीक होना चाहिए। फिर दोबारा से कहता है ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, मैंने पहले ही बता दिया ऑलजन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। हर साल एम्फोटेरिक का क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू में, चाहे सेशन रीजन में, चाहे केस स्टडी में, चाहे कैसे ही दिखे भाई, एम्फोटेरिक का 2 मार्क्स में भी आता है। तो दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट चलते हैं, द ऑक्साइड्स विच कैन, फिर से देखो
एक ही कोड में, ये सारे 2024 के क्वेश्चन है, ए कोड में तो आ गया अलग, बी कोड में थोड़ा सा अलग और सी कोड में अलग। क्वेश्चन एम्फोटेरिक का ही है। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि देखिए ए बी सी 3 कोड में कैसे थोड़ा थोड़ा अलग करके क्वेश्चन आता है। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद, इसमें यही कह दिया, कहता है ऐसे ऑक्साइड का नाम बताओ जो एसिड और बेस, HCl एक एसिड है, KOH एक बेस है, कहता है ऐसे ऑक्साइड का नाम बताओ जो दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। मैंने पहले ही बता दिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। द मेटल्स विच आर, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछले साल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे वहां पर, क्योंकि ये तुम्हारी NCERT की एक लाइन से उठाया गया। मैं कहती हूँ ना, NCERT तो इतने अच्छे से पढ़नी है, मैंने जैसे नोट्स बनवाए अगर वैसे किसी ने NCERT पढ़ ली, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि NCERT की लाइन से MCQs आ रहे हैं, NCERT की लाइन से MCQ आ रहे हैं, NCERT की लाइन से MCQ आ रहे हैं। तो मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, तो ये तुम्हारी NCERT की लाइन है, कॉपर एंड सिल्वर। जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अगर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला मेरा थ्योरी निकालो, चाहे NCERT की बुक खोलो, और टॉप लाइन है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की टेबल बनी हुई है, उसकी टॉप वाली सेकंड लाइन में है। मैम को तो लाइन भी याद है कि कॉपर एंड सिल्वर क्या है, वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं थी। फिर कहता है नंबर ऑफ शेल्स। पोटाशियम में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखानी थी, तो पोटाशियम सिंबल के एटॉमिक नंबर 19 KLMN हमने लिख ली। पहले में 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आते हैं तो 10 हो गए, तीसरे में भी 8 आते हैं 18 हो गए, और एक बचा वो लास्ट वाले में आ गया 19। तो टोटल कितनी शेल्स यूज हुई? 4 शेल यूज हुई। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कराई है मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, पहले जाओ और थ्योरी देखो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मेरे नोट्स के बाहर अगर एक भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिल। इसके लिए तुम्हें मैंने एक ट्रिक बताई थी, ब्रास लिख लिया करो और ब्रोंज लिख लिया करो, ब्रास लिख लिया करो, ब्रोंज लिख लिया करो, दोनों के सामने कॉपर लिख लिया करो। जिसमें S है वो नीचे लगा दिया करो, जिसमें Z है वो ऊपर लगा दिया करो। यानी कि ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बनता है, और जो ब्रोंज है वो कॉपर और SN होता है, टिन से बनता है। तो यहाँ पे पूछा कॉपर और टिन का कौन सा है, तो ब्रोंज होता है। मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं, वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो गया था ब्रास और ब्रोंज में। ये चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में सवाल है, बिल्कुल अलॉयज वाले में, और आपको कराते वक्त कहा था MCQ आता है। ब्रास क्या, ब्रोंज क्या, सोल्डर क्या, एमेलगम क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या, एनोडाइजिंग क्या, सबका सवाल आता है भाई। मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अमंग द फॉलोइंग मेटल विच इज लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम भार किसका होगा, जिसका मास सबसे कम होगा, तो लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है। मेरे बच्चा छोटा सा होता है और मास भी कम होता है, तो इसकी डेंसिटी कम है, लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कहता है घर में कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए कॉपर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, नोट वालों को तो टिक कर लिया करो, कौन सी प्रॉपर्टी कॉपर की नहीं है। तो मेलिएबल तो होता है क्योंकि मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है, तभी तो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज कर रहे हैं। लेकिन रिएक्टिव नहीं होता है कॉपर। सीरीज में देख लो, कैटरीना ने कार मांगी, ओल्ट जेन, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी, क्यों कितना पीछे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, तो हाई रिएक्टिव नहीं है, तो नोट में यही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रीवियस ईयर के सारे MCQ खत्म हो गए हैं। और भी MCQs कराएंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10-10 ही कराएंगे। थोड़े दिनों बाद टॉप 50, टॉप 100 MCQs सारी तैयारी कराई जाएगी। बस तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी क्लास के, अपने साथ के सभी फ्रेंड्स को शेयर करो कि मैम इतने अच्छे असर्शन रीजन और प्रीवियस ईयर कोई नहीं कराएगा स्कूल में,
तुम्हें यहाँ पर पूरा पूरा पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा प्रीवियस ईयर, शुरू से लेके एंड तक 80 मार्क्स का बिल्कुल कराया जाएगा जनवरी में। जुड़े रहो बस, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, बिना कहे शेयर करो। फिर कहता है असर्शन एंड रीजन, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहला असर्शन क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस, ये भी मैंने बताया था, आता है सवाल, इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। बताया था कि हर एसिड के साथ, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती जरूर है, लेकिन निट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वहां पर हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या बोला, नॉट इन्वॉल्व, बिल्कुल ट्रू बात है। फिर कहता है निट्रिक एसिड ने ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन को वाटर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही भी हैं और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी। एक्सप्लेनेशन में मैंने भी तो यही एक्सप्लेन करा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले स्टेटमेंट पढ़कर उसकी एक्सप्लेनेशन दिमाग में सोचा करो, अगर एक्सप्लेनेशन वही हो जो तुमने एक्सप्लेन करी है तो हम क्या कह देंगे कि असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे देखिए, कहता है असर्शन क्या कहता है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड और कैन नॉट बी टेकन प्लेस विद रोस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, सल्फाइड और की हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है, सल्फाइड और की हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न कराना पड़ता है। रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर कहता है रोस्टिंग से डायरेक्ट मेटल आ जाता है, ना जी ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तो सिर्फ उस मेटल के ऑक्साइड बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि ऑक्साइड से आगे मेटल बनाना आसान रहता है। ये बातें मैंने तुम्हें अच्छे से बताई थी और इस पर पिछले सालों में 22, 23, 24 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पर हर साल सवाल आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता है, पहले मेटल ऑक्साइड बनता है और फिर मेटल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, द डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। उसके बाद कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। कहता है डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटीज होती है। पानी और हमने देखा ही है, वाटर के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सबके साथ अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज है। जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी उसका जो किसी भी और से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है या फिर हमारे पास मिडल रिएक्टिव है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। अब बताइए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसमें तो कहता है मेटल्स, अच्छे को ये सबसे मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखो सबसे, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अब देखो पहले में तो कह रहा है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज, दूसरे में कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि डिफरेंट मेटल की डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है डिपेंड ऑन, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। आगे चलते हैं, कहते हैं असर्शन क्या कहता है, सिल्वर ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बिल्कुल भी नहीं मैडम, आपने बताया था ओल्टजन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ओलजन, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। और जब पहला फॉल्स होता है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है इट इज पॉसिबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन शीट, जमा भी नहीं। अगर कॉपर सल्फेट को तुम लोहे में स्टोर कर दोगे तो वो लोहा इसको रिप्लेस कर देगा, और उस शीट में लोहा जब इसको जाके रिप्लेस करेगा तो लोहा जहां जहां था वहां पर क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। तो ऐसे कंटेनर में हम स्टोर नहीं कर सकते जिसमें आयरन हो, ज्यादा रिएक्टिव हो। Iron is more reactive than metal. Iron is more reactive than copper. कहता है iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper. ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल। एक रह गया क्या पीछे, हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है इट इज पॉसिबल टू स्टोर, तो हम नहीं कह सकते ये नहीं स्टोर हो सकता, ये फॉल्स है बात, और ये तो ट्रू है ही है। यही मैंने एक्सप्लेनेशन में बोली थी कि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए हम आयरन
और कॉपर सल्फेट को अगर रिएक्ट कराएंगे तो आयरन तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो कभी भी सीधी सी बात देसी बात यह कि लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट नहीं रखा जा सकता, लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट नहीं रखा जा सकता। आपसे 2 नंबर में पूछा गया है पिछले साल का क्वेश्चन वाई। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2023 में 2 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो आप लिखोगे बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर सल्फेट और उस कंटेनर में छेद हो जाएंगे। तो ये बात क्या है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन होते हैं। द मैटर हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कहता है जिंक कार्बोनेट स्ट्रांगली इन एयर, बिल्कुल भी नहीं भाई। जिंक कार्बोनेट जो होता है उसको हम विदाउट ऑक्सीजन कैल्सिनेशन कराते हैं। तो कैल्सिनेशन में तो ऑक्सीजन की लोड ही नहीं पड़ती, तो सीधा रिएक्ट कराएंगे ZnO प्लस CO2 निकल जाएगा। कहता है कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोनेट इज रिएक्टेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहली बात गलत है। तो पहली बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम, बिल्कुल एनोडाइजिंग कह दे, गैल्वेनाइजेशन कह दे, दोनों ही प्रिवेंट करने के लिए होती है कोरोजन से। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं, लेकिन यहां बोला है जिंक की परत चढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स बात है। तो पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए भाई, पहली बात। फिर कहता था रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट एज कंपेयर टू सोडियम, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम की रिएक्शन बताया भी था, कैल्शियम कम कैटरीना ज्यादा रिएक्ट, उसके कार कम। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, बिल्कुल उतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो कैच कर जाए फायर, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, वेरी गुड। उसके बाद कहता मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग एंड बर्न्स ब्राइटली, पहले ही तुम्हारी एनसीईआरटी के पहले पेज का ही ये क्वेश्चन है। Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट MgO, ठीक है। और दूसरा कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, ये बात भी ट्रू है। कहता है मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बर्न्स टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरे में क्या कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, पर क्या कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मुझे नहीं लगता कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले में कह रहा है ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, दूसरे में कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होता है, तो दोनों बातें हैं। या तो ऐसे कहता ऊपर कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो क्या करता है, वो क्या करता है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है क्योंकि वो बेसिक होता है, ऐसे कहता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती, लेकिन ये तो दो बातें कह दी ना, कोई कनेक्शन नहीं बिठाया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है भाई, ये तुम्हारा पढ़ देती हूँ, ये तुम्हें होमवर्क करके दिखाना है और कमेंट करना है। अभी कमेंट करोगे, एक क्वेश्चन खुद भी कर लो, अगर इस क्वेश्चन का कमेंट नहीं करा दैट मीन्स तुम पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो। ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर द वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे हैं जो फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं, और आगे कहा है कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट द रूम टेम्परेचर। तो ये तुम मुझे बताओगे कि दोनों में से कौन सा सही है। होमवर्क है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, होमवर्क में कमेंट करोगे मैं वहीं पे रिप्लाई करूंगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।